पश्चिम बंगाल में पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। बंगाल में पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। राज्य में पहली बार 16 जिलों की 152 सीटों पर 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग पर पीएम मोदी ने कहा है कि लोगों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है और तृणमूल कांग्रेस का भय का शासन खत्म हो रहा है। बंगाल में 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन आने वाला है। पहले फेज में जबरदस्त वोटिंग के बाद अब सियासी पार्टियां दूसरे फेज के प्रचार में जुट गई हैं। आज पीएम मोदी दमदम और जादवपुर में रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं पर अमित शाह उत्तर 24 परगना हुगली में रैली करेंगे। साथ ही शाम को उत्तर 24 परगना के औटपुर ईएसडी गेट पर रोड शो होगा। इसके साथ ही असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा भी धुआंधार रैलियां करते नजर आएंगे। इस बीच टीएमसी ने भी दूसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सीएम ममता बनर्जी आज भवानीपुर, कोलकाता और हावड़ा में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। बंगाल में बम्पर वोटिंग, ममता दीदी की बढ़ी टेंशन। मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है। पहले चरण का चुनाव खत्म, घरों में घुस रहे गुंडे। पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ा कर देख ले। अमित शाह की चेतावनी, 5 तारीख के बाद हर गुंडे का हिसाब। 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। पश्चिम बंगाल में पहले फेज में बम्पर वोटिंग के बाद अब सियासी पार्टियां दूसरे फेज के प्रचार में जुट गई हैं। दूसरे फेज में 7 जिलों की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पार्टियों के पास अब प्रचार के लिए महज 4 दिन बचे हैं। ऐसे में बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, सारे बड़े बड़े नेता कैंपेन में जुटे हैं। वहीं टीएमसी से सीएम ममता बनर्जी खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पहले चरण में 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जो 2021 के मुकाबले 6% ज्यादा है। 2021 में बंगाल की 152 सीटों पर 86% वोटिंग हुई थी। जो 4 मई का रिजल्ट देगा, उनका बात जुनून मारा है, उनको मिलकर धुलाई दूंगा, हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। 4 में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा के मारना पड़ेगा, जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं। ठीक है, देखिए चुनाव में क्या है क्या नहीं है मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन लोगों ने दिल खोल के वोट दिया है। मैं नॉर्थ बंगाल में था, मेदिनीपुर में था, जंगल महल में था। जो वोट हुआ है बीजेपी के लिए हुआ है, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ। बंगाल के अंदर जो मतदान हुआ है वो बदलाव का मतदान हुआ है। अब एमराज गया, अब रामराज आएगा। बंगाल में बम्पर वोटिंग से बीजेपी खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में परिवर्तन के लिए वोटिंग हो रही है। जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है, पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये भरोसे का है। भय जा रहा है, भरोसा आगे बढ़ रहा है। बरसों से जिनकी आवाज को दबाकर रखा गया था, वो अब एक सुर में बोल रहे हैं। एक ही आवाज, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार।
पहले भी हमने देखा है देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। बंगाल में पहले फेज की वोटिंग के बाद जहां बीजेपी गदगद है, वहीं टीएमसी खेमे में टेंशन है। हालांकि सीएम ममता बनर्जी पहले फेज में बड़ी जीत का दावा जरूर कर रही हैं। कोलकाता में रैली के दौरान ममता ने कहा कि अमित शाह एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो अफसरों को डराने आए हैं, लेकिन कुछ भी कर लें, जीत उनकी होगी। আজকে যা ভোট হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই, আমার চোখ যদি সত্য হয়, আমার মন যদি মানুষের ভাষা বোঝে, তাহলে অলরেডি আমরা জেতার জায়গায় এসে গেছি। তুমি ক্যাচ করা করবে। আগামী দিনেও সবাইকে ভোট দিতে হবে। এদের একেবারে রাজনৈতিক দুর্মুষ করতে হবে। দুর্যোধনা দুঃশাসন, এরা দেশের দুশ্মন। মনে রাখবেন, এদের কেয়ার করা যাবে না, মানুষকে কেয়ার করতে হবে। পাবলিক চেয়ার ইজ দ্য পার্মানেন্ট, কনস্টিটিউশন ইজ আওয়ার অ্যাকচুয়াল আওয়ার পিলার। কনস্টিটিউশনকে ভেঙে দিয়েছো। বাবা সাহেব আম্বেদকরের কথা শুনো না। बंगाल में अब दूसरे फेज की बारी है, जिसके लिए बीजेपी और टीएमसी अपना पूरा जोर लगा रही हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज की 142 सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई थी, लेकिन इस बार पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। गृह मंत्री अमित शाह खुद कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं। अमित शाह आज कोलकाता में सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह ने टीएमसी को सीधा मैसेज दे दिया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज पहले चरण में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैंने उन गुंडों से कहा है दूसरे चरण में भी बाहर मत निकलना, वरना मैं तुम्हें उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ा कर देख ले। जिस मात्रा में 80% से ज्यादा मतदान, वो बताता है कि पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाई, हमने तय किया है कि आप भाजपा सरकार बना दो। 5 तारीख को हम पूरे बंगाल से चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को बंगाल के बाहर निकाल देंगे। बंगाल के ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, हमारे गरीबों का चावल खा जाते हैं। ये दीदी एसआईआर करती है, चुनाव आयोग घुसपैठियों के नाम काटती, तो दीदी उआ करती। अरे दीदी सुन लो, 5 तारीख के बाद आपका और भाईपो का टाइम हो गया समाप्त। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे फेज की चुनावी मुद्दे भी तय कर दिए हैं। घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना, पड़ोसी देशों से आए हिंदुओं को सीएए के जरिए नागरिकता देना, बंगाल में तुष्टीकरण का खात्मा करना और ममता के राज में हुए घोटालों की जांच। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ममता के राज में जनता त्रस्त है, गुंडे मस्त हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं मोदी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। और निर्मम सरकार कहती है, करती है
घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास। तृणमूल के लोग घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुकानें चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं। टीएमसी की ऐसी हर दुकान को बंद करना जरूरी है। सीमा तभी सुरक्षित रहती है जब पुलिस, सेना, बीएसएफ और नागरिक ये सभी मिलकर काम करते हैं। 4 मई के बाद बंगाल में भी सुरक्षा की नई गारंटी शुरू होने वाली है। कानून अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब करेगा। जिसने आपको लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। दूसरा चरण सिर्फ सीटों की संख्या के लिहाज से नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम है। एक तरफ कोलकाता की शहरी राजनीति दांव पर है तो दूसरी ओर भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाके हैं जहां घुसपैठ सबसे अहम मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी भी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि इस बार बंगाल में फर्जी वोटिंग नहीं हो पाई है, लोगों ने खुलकर वोट किया है। शुभेंदु का दावा है कि पहले फेज की 152 सीटों में से बीजेपी के खाते में 125 सीट जा रही हैं, क्योंकि इस बार हिंदू वोटर राम के साथ चला गया है। हमारे संवाददाता पवन नारा ने शुभेंदु अधिकारी से इस पर बातचीत की। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं। दादा, चुनाव मूलतः शांतिपूर्ण रहा, 2 जगह, एक जगह बीजेपी के कैंडिडेट के साथ मारपीट हुई। आपका आकलन क्या है? 152 सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण रहा, व्यवस्थित रहा? मोर और लेस तो अच्छा ही हुआ। और पिछले जो हमारी एक्सपीरियंस है बंगाल की, जो 2021, 2024, उससे इस बार तो बहुत अच्छा आया। इलेक्शन कमीशन का अरेंजमेंट तगड़ा था। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स बहुत इम्पार्शियली मूव किया, एक्टिव था और जनता के बीच जागरूक भी हुआ है। और एसआईआर का बाद जितना भी फॉल्स वोटिंग था, डेथ वोटर से लेकर, वो वोटर नहीं था, इसलिए ये लोग प्रॉक्सी वोट मारने का मौका नहीं था। और 2 चरण का भी काम में आया, नहीं तो 7 चरण 8 चरण में ये लोग जिस तरीके से कुछ खासतर एरिया से आदमी उठा के वोट डालता था, इस बार वो मौका नहीं मिला। 80 ये लोग को अगल बगल में जो जहाँ सेकेंड फेज है वहाँ से आदमी को भी नहीं भेजा। ये तो फॉल्स वोटिंग देगा तो काली लग जाएगा, तो 29 तक तो ये उठाना मुश्किल है। 80% अच्छा हुआ। 80% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा अभी तक का है। 90 पार कर रहा है। 90% क्या सिग्नल है ये? खड़ा है यहाँ 90% हो गया है। क्या सिग्नल माना जाए 152 सीटों पर? क्या सिग्नल माना जाए इस हाई परसेंटेज? 125 उम्मीद है, 125 सीटें आउट ऑफ 152। मुस्लिम वोटर्स में कंसोलिडेशन दिखा। रेजीनगर में हुमायूं कबीर को दौड़ाया गया, बहरामपुर में भी कोई विभाजन नहीं दिखाई दिया, मुस्लिम कंसोलिडेटेड दिखाई दिए। क्या सनातनी वोटर भी आपके लिए कंसोलिडेटेड हैं? हाई कंसोलिडेशन ऑफ सनातनी वोटर। मुस्लिम कंसोलिडेशन तो 2021 में 91% हुआ था। 2024 में बीजेपी आ जाएगा, 400 सीट होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस तरीके से जो मौलवादी का फतवा था, उसका बाद तो 95% वोट ममता को मिला यहाँ। इसलिए तो अदित चौधरी भी हार गया, गुजरात से यूसुफ पठान भी जीत गया था। ये 95% से ऊपर जाने का कोई मौका नहीं है। वो 5% 7% तो गिरेगा। लेकिन जो हिंदू कंसोलिडेशन 54% था पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार आप ईवीएम खुलने का बाद थोड़ा मेरा साथ कैलकुलेशन मिला लेगा, 85% से ज़्यादा हिंदू कंसोलिडेशन हुआ। सीपीएम का लूज वोटर्स भी, हिंदू वोटर्स, वो भी राम जी को दे दिया वोट। वाम राम के साथ चला गया। आखिरी सवाल, क्या दूसरा फेज आपके लिए डिफिकल्ट और मुश्किल फेज है? ये पहला फेज आपके लिए करो या मरो था? मुश्किल नहीं है। गुंडा को रोकना पड़ेगा, खास करके कलकत्ता और साउथ 24
परगना और नॉर्थ 24 परगना का एक हिस्सा बसीरहाट जोन में गुंडा लोग को रोकना चाहिए, जिस तरीके से आज हुआ। और भी बहुत मजबूती का साथ बीजेपी गुंडा को रोकने के काम करेगा। और इलेक्शन कमीशन का आज जो 99% सक्सेस मिला, मेरा पूरा उम्मीद है इससे उसका एक्सपीरियंस गैदर करते हुए 29 को 100% कर देगा। और बंगाल में वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए हैं। 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि बंगाल की जनता ने पहले चरण में ही टीएमसी का विसर्जन कर दिया है। बंगाल की जनता ने आज ही बीजेपी की जीत पर मुहर लगा दी है। आज का चुनाव जो पूरा फर्स्ट फेज का था, जनता ने अपने मोहर के साथ ये सुनिश्चित किया कि जितना बढ़िया फेयर पोलिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं एक बात का संकेत है कि इस बार का जो टीएमसी का विसर्जन आज हो गया, उसकी आज पहली शुरुआत हो गई। और मैं कहता हूं कि आज का जो सूर्यास्त है वो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक बनेगा कि अब टीएमसी के करप्शन का, उसके गुंडा राज का, उसके अनारकी का, सबका आज सूर्यास्त हो गया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 38 जिलों की 234 सीटों पर रिकॉर्ड 85% वोट डाले गए हैं। करूर जिले में सबसे ज्यादा 92% से ज्यादा और कन्याकुमारी में सबसे कम 75% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सलेम में 90% से ज्यादा हुआ, ईरोड में भी 90%, नमक्कल में करीब 90% हुआ है। इसके अलावा चेन्नई में करीब 83% वोटिंग हुई है। पिछली विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में 77% वोट पड़े थे, लेकिन इस बार वोटर्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछली चुनाव की तुलना में 8% ज्यादा वोटिंग हुई है। अब इसके पीछे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। एसआईआर की वजह से मृतक, डुप्लीकेट और दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके वोटर्स के नाम कट चुके हैं, इसलिए पोलिंग परसेंटेज अचानक बढ़ा है। तमिलनाडु में भी एसआईआर के बाद शुद्ध वोटिंग लिस्ट होने के कारण वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव से लगभग 15% बढ़ने की संभावना दिखती है। और ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों में एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अच्छी सरकारें जो अच्छा शासन दें, अच्छी लोगों की सेवा करें और विकास दोनों प्रदेशों का तेजी से हो, ऐसी अच्छी सरकारें इस बार चुनकर आएंगी। और डीएमके नेता दयानिधि मारन ने भी पोलिंग परसेंट बढ़ने के पीछे एसआईआर को ही वजह बताई है। दयानिधि मारन ने कहा है कि डुप्लीकेट वोटर हटने की वजह से चेन्नई जैसे शहर का पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के साथ अलायंस में लड़ी है, लेकिन डीएमके और तमिलनाडु की जनता उन्हें हराएगी। This is a war against the evil Delhi, against the good Tamil Nadu. Since after the SIR operation, we as our party are taken to ensure that the duplication of votes are being eliminated. Always in Chennai, is to be very disturbing to watch that the polling rate will be around 37 to 45%. And everyone started guessing, and especially media used to guess, oh, people turn around, it's bad, something is wrong. But the reality is that we had double votes, shifted votes, and most of the voters who are here are come to work from other districts. And it's a normal practice for them to go back to their hometown. अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां पर फर्जी पासपोर्ट रखने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर गुवाहाटी हाई कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला असम पुलिस ने दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने तीखी बहस हुई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वकील कमल नारायण चौधरी के साथ मिलकर दलील दी। आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं है। इनका मकसद एक राजनीतिक विरोधी की आवाज दबाना है। वहीं पर असम पुलिस की तरफ से पेश हुए असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सैकिया ने कहा है कि खेड़ा गंभीर अपराधों में शामिल है, जिनमें जालसाजी और धोखाधड़ी शामिल है। पुलिस की जांच में पहली नजर में ऐसे सबूत मिले हैं जो जानबूझकर की गई गलत हरकतों की ओर इशारा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय के सूत्रों की माने तो पवन खेड़ा द्वारा दिखाए गए तीनों पासपोर्ट फर्जी पाए गए हैं। एमए के मुताबिक रिंकी भुइयां शर्मा के पास किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है।
तो आज असम में गुवाहाटी हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा कि आखिरकार पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोनों ही तरफ से दलीलें पेश की गई हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि विदेश मंत्रालय की ओर से यह बताया गया है कि रिंकी भूइया के पास किसी भी और देश का पासपोर्ट नहीं है, उनके पास भारत की ही नागरिकता के तहत पासपोर्ट है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से साथ सीजफायर की लिमिट को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है और ट्रंप ने ईरान के नेताओं का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि उन्हें यही नहीं पता कि उनके देश का नेतृत्व कौन कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने अमेरिकी नेवी को हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी ईरानी नाव को खत्म करने का आदेश दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट किया है, मैंने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पानी में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी नाव, चाहे वो छोटी क्यों ना हो, उसे गोलीबारी करके नष्ट कर दिया जाए। इस आदेश के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान में इस वक्त उथल पुथल है, इसलिए हम ईरान को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। Well, don't rush me, Jeff. Guys like you want to say, oh, so we were in Vietnam like for 18 years. We were in Iraq for many, many years. We're in for all the, I don't like to say World War II because that was a biggie, but we were 4.5, almost 5 years in World War II. We were in the Korean War for 7 years. I've been doing this for 6 weeks. And their military is totally defeated. They're outside of the little wise guy ships. I call them the wise guy ships, the little boats that they have running around with guns in them. We'll take them out too when we see them. But their Navy is gone, their Air Force is gone. Part of the problem is that, that's why I can't really answer your question, they have all new leadership and they're fighting like cats and dogs for who's going to control. Because we've created a real mess for them. But they've created a mess for the world over the last 47 years. They've killed a lot of our people. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. They're in turmoil. So we thought we'd give them a little chance to get some of their turmoil. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले ने भारत अमेरिका संबंधों और खासकर आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया है। दत्तात्रेय हसबोले ने कहा है कि अमेरिका के अंदर भारत को लेकर बहुत गलतफहमी है। अमेरिका अभी भी भारत को बहुत आबादी और सपेरों का देश मानता है, जबकि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। हसबोले ने आरएसएस के बारे में कहा कि किसी एजेंडे के तहत ये कहानी गढ़ी गई है कि आरएसएस हिंदू वर्चस्ववादी है और अल्पसंख्यक विरोधी है। सरकारवाहक ने कहा कि जो सही है वो बताया नहीं जाता है, बल्कि विरोध का प्रचार किया जाता है। And yet somehow the RSS is very controversial. What do you think Americans most get wrong about the RSS or misunderstand? Americans' misunderstanding is not only about RSS. Yeah, but India as well. The whole Americans are very good at misunderstanding. I think we can all agree on that. But we believe that you will be correcting those misunderstandings. Oh, yes. In the 83,000 daily meetings of people who study Walter Mead thought. America's misunderstanding about India. अब दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आईआरएस ऑफिसर की बेटी की रेप और हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीना को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि कस्टडी की मांग करते हुए कि आरोपी को क्राइम सीन रिक्रिएट करवाना होगा और उसे अलवर भी ले जाने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान आरोपी के शरीर पर चोट के निशान भी देखे गए हैं और इसकी जानकारी उसने खुद अदालत में दी है। आरोपी ने बताया कि क्राइम सीन से भागते वक्त उसे चोट लग गई थी। अब दिल्ली पुलिस आरोपी राहुल मीना को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए ले जा सकती है, साथ ही दिल्ली पुलिस उसे अलवर भी ले जा सकती है। वहीं अलवर पुलिस भी रेप के मामले में आरोपी का रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने आरोपी के पास से कैश और ज्वेलरी भी बरामद की है। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी ने कहा है कि उसे आईआरएस ऑफिसर के घर में केवल चोरी का प्लान बनाया था, लेकिन जब लड़की ने लॉकर खोलने से इनकार किया तो उसने उसकी हत्या कर दी। राहुल मीना ने भारी चीज से कई बार लड़की के सिर पर वार किया। उसके बाद मोबाइल की चार्जिंग केबल से उसका गला घोंट दिया और इसके बाद जब लड़की बेहोश हो गई तो उसने रेप किया। इस बीच आरएस अधिकारी की बेटी शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है।
पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने की बात सामने आई है। साथ ही सूत्रों का कहना है कि रेप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मृतक लड़की के शरीर पर असॉल्ट के मार्क हैं, उसके सिर पर भी चोट के निशान हैं। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ये स्थिति साफ होगी। क्यों मारा था उसको? क्यों मारा था? क्यों मारा था बताओ? राहुल क्यों मारा तुमने उसको? आईआरएस अधिकारी की बेटी का हत्यारा कितना बड़ा हैवान है, राहुल मीणा कितना बड़ा सनकी है, इसका अंदाजा आप दिल्ली मर्डर केस के खुलासों से लगा सकते हैं। अब तक पूछताछ में जो खुलासा राहुल ने किया, जो चीजें इन्वेस्टिगेशन में सामने आई, दिल्ली पुलिस को राहुल के बारे में जो भी पता चला है, उसने दिल्ली पुलिस को भी हिला के रख दिया है। राहुल मीणा ने 8 घंटे में 2 अलग अलग शहरों में दरिंदगी की। पहले अलवर में दोस्त की पत्नी से रेप किया, पीड़िता के शरीर पर दांतों से काटा, जान से मारने की धमकी देकर दिल्ली फरार हो गया। और फिर दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी का पहले रेप और फिर उसकी हत्या कर दी। जिस तरीके से बैक टू बैक 2 अपराधों का पैटर्न दिख रहा है, पुलिस को शक है कि राहुल साइको किलर हो सकता है। 15 से ज़्यादा टीम्स अलग अलग एरियाज में भेजी थी, खास करके राजस्थान में जहाँ का ये रहने वाला था, राजगढ़ तहसील अलवर में, जयपुर, दौसा और इसके अलावा बहुत सारी टीम्स और इलाकों में, खास करके दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहाँ पे इसकी रहने की संभावना थी। करीबन शाम को इसको हमने द्वारका के एक ओयो होटल से इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। इस घटना में जो हमें बहुत ही अच्छे एविडेंस हमारे पास है, जिसके बेसिस पे हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे ताकि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। राहुल मीणा राजस्थान के अलवर जिले के कुंदरौली का रहने वाला है। इसकी उम्र 23 साल है। दिल्ली में वो आईआरएस अधिकारी के घर पर नौकरी करता था, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में वो खुद को एक रईस ज्यादा बताता था। अब तक की जांच में राहुल को लेकर पुलिस को 2 बातें पता चली हैं। पहली ये कि राहुल को ऑनलाइन गेमिंग की लत थी और दूसरी ये कि उसे अलग अलग लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने का शौक था। राहुल ऑनलाइन गेमिंग में जो भी कमाता, जो भी उसे बाकी कामों के बदले पैसे मिलते, सबको वो अपनी सेक्स की लत को पूरा करने में खर्च कर देता। राहुल मीणा जुए में 7 लाख रुपए हार चुका था। पुलिस राहुल मीणा के आदतन अपराधी होने के साथ ही साइको होने की जांच भी करवा रही है। पुलिस साइक्रेटिस्ट से राहुल के मेंटल कंडीशन की जांच करवा सकती है। आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में राहुल कैसे आया? पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस की मदद ली। पुलिस को यह पता चला कि ये द्वारका के एक होटल के अंदर मौजूद है, वहां का वाईफाई इस्तेमाल कर रहा है और वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए ये इंस्टाग्राम के जरिए अपने एक जानकार से गुरुग्राम में चैटिंग कर रहा था। पुलिस उस रिश्तेदार तक पहुंची और रिश्तेदार के जरिए इसकी लोकेशन का पता लगा और फिर इसको गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि यह पहला मामला नहीं था, ये ऑनलाइन गेमिंग का शिकार था, इसके ऊपर काफी कर्ज था और इसके साथ ही इसकी मानसिकता लड़कियों से क्रूरता की है। अपने गांव में जहां पर ये रहता था अलवर में, वहां पर भी एक पड़ोस की लड़की के साथ इसने रेप की वारदात को अंजाम दिया। उस मामले में भी इसके ऊपर अलवर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और अब पुलिस इससे पुलिस कस्टडी के अंदर लगातार पूछताछ कर रही है। राहुल पर 7 लाख का कर्ज था। राहुल को जल्द से जल्द इस कर्ज को चुकाना था। नौकरी से राहुल को निकाला जा चुका था और उसे पता था कि नौकरी से इतना बड़ा कर्ज वो कभी नहीं चुका पाएगा। इसीलिए उसने आईआरएस अधिकारी के घर लूट का प्लान बनाया। ये जो पीली रंग की शर्ट में सीसीटीवी में शख्स नजर आ रहा है, यही राहुल मीणा है।
राहुल जब घर में दाखिल होता है तब उसने पीली शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। अब इसकी दूसरी तस्वीर देखिए। जब राहुल घर से बाहर निकला तो उसने ब्लैक की जगह सफेद पैंट पहनी हुई थी। राहुल ने घर का एक्सेस कार्ड कहां रखा होता है पता था, जो शू रैक के नीचे रखा जाता है। राहुल ने वो निकाला, चोरी के इरादे से, लूट के मकसद से घर में घुसा, सीधे मृतक लड़की के स्टडी रूम में पहुंच गया, आईआरएस की बेटी से झूठ बोला, पैसे मांगे और कहा कि आंटी ने पैसे देने के लिए उसे बुलाया था। आईआरएस की बेटी ने पूछा कि घर में जब कोई नहीं है तो वो घर के अंदर घुसा कैसे, तो राहुल ने चार्जर का तार उठाया और लड़की का गला घोंट दिया। राहुल ने फिर पेचकस से लॉकर का लॉक खोला, पैसे और ज्वेलरी की लूट की, मृतका के अंगूठे का इंप्रेशन लेकर दरवाजा खोला और फिर मोबाइल पर बात करने की एक्टिंग करते करते फरार हो गया। एक वारदात राहुल ने दिल्ली में अंजाम दी। उससे पहले वो राजस्थान के अलवर में था, जहां उसने पड़ोसी महिला के साथ गंदा काम किया था। अलवर से दिल्ली राहुल एम्बुलेंस में आया था। रास्ते में एम्बुलेंस से लिफ्ट ली थी और दिल्ली पहुंचा था। जुए और सेक्स की लत में राहुल इस कदर पागल हो चुका था कि उसने घर वालों के 3-3 मोबाइल तक को बेच दिया था। राहुल 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस उसके अब किए हुए जुर्म का एक हिसाब ले रही है। अब खबर आपके सेहत से जुड़ी हुई है। अगर आप बाजार से खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि दूध, पनीर और खोए से लेकर अब चाय पत्ती तक मिलावटी बेची जा रही है। हैदराबाद पुलिस ने ऐसी 10 फैक्ट्रियों को पकड़ा है जहां मिलावटी चाय पत्ती बनाई जा रही थी। इसके अलावा नागपुर की एक दुकान में पाकिस्तान में बनी क्रीम छापेमारी के दौरान मिली है, जिसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। मिलावटखोरों को नकली सामान बेचने वालों के खिलाफ पुलिस शहर अब एक्टिव हुई है और लगातार चेकिंग अभियान किया जा रहा है। क्या आप चाय पीने के शौकीन हैं? क्या गोरा होने के लिए आप कोई क्रीम लगाते हैं? क्या आपके घर में भी बाजार से खोया या रिफाइंड ऑयल आ रहा है? अगर हां तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र और हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश तक ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कहीं से मिलावटी खोया मिला तो कहीं से मिलावटी चाय पत्ती। जी हां, जिस चाय को आप रोज सुबह शौक से पी रहे हैं वो भी अब सुरक्षित नहीं है। मिलावटखोरों की नजर उस पर भी पड़ चुकी है। जो मामला सामने आया है हैदराबाद से। दरअसल हैदराबाद पुलिस की टीम ने चाय पाउडर में मिलावट करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग बड़े पैमाने पर नकली और मिलावटी चाय बना रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने 15 फैक्ट्रियों पर छापा मारा और छापे में पता चला कि 10 फैक्ट्रियों के लोग चाय में केमिकल मिला रहे थे। ये लोग एक्सपायर और सस्ती क्वालिटी की चाय पत्ती खरीदते थे और फिर उसमें मिलावट करके उसे महंगे दामों में बेचा करते थे। गुड़ में पूरा ऐसा देखो मेल्ट कर रहा हूँ। ये बेलम है, बेलम मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद आर्टिफिशियल कलर डालते हैं। आर्टिफिशियल कलर डालने के बाद चाय पत्ती में मिक्स करते हैं। चाय पत्ती में मिक्स करने के बाद ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसमें अच्छा चाय पत्ती में उसको मिलाना पड़ता है थोड़ा। ये मिलावटी चाय पत्ती छोटे और कुछ बड़े दुकानदारों को सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने कार्रवाई में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3000 किलो मिलावटी चाय पाउडर, 1500 किलो एक्सपायर चाय पत्ती, 100 किलो गुड़ पाउडर और नकली कलर जब्त किया गया है।
आप सभी को पता है कि हैदराबाद में टी बहुत फेमस है, मार्केट में जेन्युइन टी भी मिलता और अडल्ट्रेटेड टी भी मिलता। तो इसीलिए ये अडल्ट्रेटेड टी पाउडर का रैकेट एक्सपोज करने के लिए हमारे टीम ने आज सुबह से ये स्पेशल ऑपरेशन किया था। इस स्पेशल ऑपरेशन में हमें देखने को मिला कि ये टी पाउडर जो अडल्ट्रेटेड कर रहे हैं वो मार्केट से कम प्राइस में चीप टी पाउडर परचेस कर रहे हैं। कुछ लोग एक्सपायर्ड टी पाउडर और यूज टी पाउडर भी परचेस करके उसमें सिंथेटिक कलर, टेट्राजीन, डाई कलर, एफसीएफ कलर, ऐसे कलर मिक्स करके उसको ये चीप टी पाउडर को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा कलर आने के लिए उसको मिक्स करके ये अडल्ट्रेटेड टी पाउडर बना रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये चाय पत्ती न सिर्फ शरीर के लिए नुकसानदायक थी, बल्कि लंबे समय तक इसे लेने वालों को कैंसर तक हो सकता था। मार्केट से ये लोग 140-150 केजी के हिसाब से ये टी पाउडर परचेज कर रहे हैं, उसमें कलर मिक्स करके 250 पर केजी सेल कर रहे हैं। इसके मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो रोड साइड वेंडर्स रहते, टी स्टॉल वाले रहते और कुछ हैदराबाद में होने वाले फेमस उडुपी सेंटर भी इनसे परचेज करते हैं। ये टी पाउडर से बनाने वाला टी पीने के बाद पब्लिक को हेल्थ प्रॉब्लम आने का भी बहुत चांसेस रहता है। ऐसे टी पीने से उनको स्टमक अपसेट होना, स्टमक के प्रॉब्लम होना, लिवर डैमेज होना, कैंसर जैसे बीमारी होने का भी चांसेस रहता है। तो ये अपने हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। उसीलिए हमारे एच फास्ट टीम ने आज मिल के ये ऑपरेशन किया था। आज हमने 15 लोकेशन पे छापा मारा था, उसमें से 10 लोकेशन में हमें ये टी पाउडर बरामद हुआ है और उसमें से हमने 10 लोगों को आज अरेस्ट भी किया है। हैदराबाद में लोगों की सेहत के साथ तो महाराष्ट्र के नागपुर में लोगों की स्किन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। दरअसल खाद्य एवं औषधि विभाग को सूचना मिली थी कि एक दुकान में ऐसी क्रीम बेची जा रही है जो लोगों की स्किन को ही नहीं बल्कि किडनी तक को नुकसान पहुंचा सकती है। सूचना के आधार पर टीम ने एक दुकान पर छापा मारा तो वहां से पाकिस्तान निर्मित क्रीम मिली। दुकान में कई तरह की क्रीम और साबुन बेचे जा रहे थे। दावा किया जाता था कि इन्हें लगाकर आप गोरे हो जाएंगे। हालांकि टीम ने सामान जब्त कर अब सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। हमें ये जानकारी मिली थी कि नागपुर में ऐसे कुछ कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट मिल रहे हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुए हैं और ऐसी ही कुछ घटनाएं हाल ही के 10-15 दिन पहले छत्रपति संभाजी नगर और धुलिया में हुई थी। तो उसके लिए हमने कुछ खुफिया जानकारी निकाली तो हमें एक इतवारी में एक दुकान का पता चला। वहाँ पे जाने के बाद हमें यह स्पष्ट हो गया कि वहाँ पे कुछ ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है 4 प्रकार के जिसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा है। तो उसका सैम्पलिंग हुआ है, जो सैंपल निकाले वो लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए हैं और अभी आगे की जानकारी आगे का तहकीकात चालू है कि वो सैंपल आए कहाँ से। टीम जांच में जुटी है कि ये क्रीम आखिर कहां बनाई जा रही थी और अगर ये सच में पाकिस्तान से लाई गई तो कैसे। उसमें ऐसा जो सुनने में आया है कि उसमें मर्क्यूरी नाम का हेवी मेटल्स रहता है। अगर मर्क्यूरी का डोज ज़्यादा है उसमें वो कॉस्मेटिक में तो वो स्किन से फिर ब्लड में जाके किडनी को डैमेज कर सकता है। तो वो टेस्ट अभी लैब में होगा अपने, उसके बाद में पता चलेगा कि वो सही में उतनी मात्रा में उसमें है क्या। कोई भी प्रोडक्ट जब इंपोर्ट होता है तो उसमें 2 एजेंसियां काम करती है, जैसा कस्टम विभाग है और CDSCO है कॉस्मेटिक और ड्रग के बारे में। हम उनको भी पत्र लिखेंगे और उनको भी इसके बात की सलाह देंगे कि ये कहाँ से आया है, आपके लेवल पे आप तहकीकात करो। हमारा भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। करीबन 13,000 रुपये का 4 अलग अलग प्रोडक्ट है। वो चारों प्रोडक्ट इसी काम के आते थे। हाँ, कॉस्मेटिक जिसको बोलते हैं कॉस्मेटिक। वहीं यूपी के अयोध्या में मिलावटी फॉर्चून रिफाइंड धड़ल्ले से बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत फॉर्चून रिफाइंड के सेल्स मैनेजर ने पुलिस से की और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गोदाम से करीब 500 पेटी से ज्यादा डुप्लीकेट फॉर्चून रिफाइंड मिला। हालांकि मिलावटखोर मौके से भाग निकले। वहीं आगरा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कई क्विंटल नकली खोया पकड़ा। सदर थाना क्षेत्र के शहीद नगर चौकी के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान जब पिकअप की चेकिंग की गई तो मालूम चला कि ये सब नकली खोया है जो बाजारों में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। शहर शहर मिलावटखोर एक्टिव है तो पुलिस प्रशासन भी लगातार अभियान चला रही है। मैसेज क्लियर है कि मिलावटखोरों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए।